नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण पुरोहित पैरामेडिकल गुरुजी के इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि जो एल्वियोलाई है, लंग्स की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो एल्वियोलाई होती है। और फ्रेंड्स, एल्वियोलाई और जो ब्लड की कैपिलरीज होती है, उनके बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। और वो गैसियस एक्सचेंज कौन कौन सी गैस, वैसे तो बहुत सारी गैसेज पार्ट लेती है इसके अंदर, लेकिन मेनली दो गैसेज रेस्पिरेशन में पार्ट लेती है, CO2 और ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स, ये एल्वियोलाई है एंड ये आपको दिखाई देगी। जो वीन्स और आर्टरीज होती है वो फाइनल रिजल्ट उनका होता है कैपिलरीज। तो वो कैपिलरीज जो है एक्सचेंज ऑफ गैस करती है किसके साथ, एल्वियोलाई के साथ। और फिर वो गैसेज जो है वो हार्ट में आती है और हार्ट से फिर पूरे टिश्यू के अंदर आ जाती है, मतलब जो बॉडी पार्ट होते हैं उनके अंदर आ जाती है। और बॉडी पार्ट में टिश्यूज़ को मिलती है वो गैस, और वहाँ से वो ऑक्सीजन जो है वो यूज़ कर ली जाती है टिश्यू यानी कि सेल के द्वारा। और वहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है और उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो होता है CO2, और हमें एनर्जी भी प्राप्त होती है। तो जो CO2 है वो टिश्यू से बाहर निकाली जाती है और वो वीन्स के थ्रू हार्ट में जाती है, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो वापस लंग्स तक पहुँचा दी जाती है। वहाँ पे फिर वो गैस है जो वो प्योर होती है, और प्योर गैस को हम ऑक्सीजनेटेड गैस बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है, जो हमने पढ़ा है, वो किस प्रकार होता है, आखिर क्या कारण है उसका। तो फ्रेंड्स, उसका जो मेन कारण है वो होता है पार्शियल प्रेशर। फ्रेंड्स, प्रत्येक जो गैस होती है वो वातावरण में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाने के लिए उत्तरदायी कौन है, जो गैसेज होती है सारी वो। फ्रेंड्स, प्रत्येक गैस का खुद का एक दाब होता है, एक प्रेशर होता है, उसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। जैसे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन है, उसका अलग पार्शियल प्रेशर होता है, और वो पार्शियल प्रेशर उसकी मात्रा पर डिपेंड करता है कि वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में वो कितनी पाई जा रही है। तो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा पाई जाती है तो उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, CO2 कम पाई जाती है उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, वो हमें पता ही है कि ऑक्सीजन 21% और जो CO2 है वो 0.03% पाई जाती है। अब फ्रेंड्स, पार्शियल प्रेशर का क्या रूल है। कोई भी गैस होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, हमेशा ये आप ध्यान रखना। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगी, उसके लिए मैं आपको यहाँ से ही समझाता हूँ। जैसे ये एल्वियोलाई है, हमने सांस ली, जो वायु है वो लंग्स के अंदर आई, लंग्स के थ्रू एंड में एल्वियोलाई के अंदर आई। तो ये एल्वियोलाई मैंने बनाई है, ये कितनी होगी, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 mm ऑफ Hg। एंड जो CO2 है उसका पार्शियल प्रेशर PCO2 कितना है, 40 mm ऑफ Hg। अब ये यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगी। ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस होगी। तो यहाँ पे नो डाउट हमें पता ही है, ये यहाँ पे इस वक्त इसके साथ ही गैसेज ऑफ एक्सचेंज करेगी। तो यहाँ पे ये गैस, ये वाला जो मैंने वाइट पोर्शन दिखाया है, ये वो पार्ट है जहाँ पे CO2 ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड या फिर इम्प्योर ब्लड है, और ये प्योर ब्लड है। ठीक है, तो यहाँ पे गैस आई। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इम्प्योर ब्लड में कौन सी गैस होगी, CO2 गैस होगी, वो यहाँ पे चली जाएगी। अब यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर दे रखा है वो 40 mm ऑफ Hg दे रखा है, और यहाँ पे ये देखो इम्प्योर ब्लड का पार्शियल प्रेशर कितना है, CO2 का 45। तो मैंने क्या बताया कि P जहाँ पे ज़्यादा होगा उससे विपरीत साइड जहाँ पे P कम होगा उस और गैस मूव करेगी। तो CO2 गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे 45 mm ऑफ Hg, और यहाँ पे कितना है, 40 mm ऑफ Hg। तो ये गैस इस ओर मूव करेगी, ऊपर की तरफ, ज़्यादा से कम की ओर। और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 mm ऑफ Hg। और यहाँ पे देखो प्योर ऑक्सीजन का, जिसमें ऑक्सीजन जो है गुलित होती है, उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 95। तो ये यहाँ से
यहाँ की ओर जो है ऑक्सीजन वो मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 95 और यहाँ पे कितना है 104, तो ये ऑक्सीजन इधर मूव करेगी। तो इस प्रकार CO2 इधर मूव करती है, क्योंकि यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 और यहाँ पे 45 होता है, और ऑक्सीजन इधर मूव करती है अंदर की ओर, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वोलाई में ज़्यादा और यहाँ पे जो ऑक्सीजनेट जो पल्मोनरी वीन है वहाँ पे पार्शियल प्रेशर उसका कम होता है, कितना होता है 95, तो ये यहाँ पे मूव करेगी। अब ये हार्ट में आएगा ब्लड और हार्ट इसे बॉडी में भेज देगा। अब बॉडी में टिश्यू है, टिश्यू की बात करें तो टिश्यू के अंदर जो पार्शियल प्रेशर कितना होता है, ये वाला होता है। ऑक्सीजन की पहले बात करूँ मैं तो कितना होता है पार्शियल प्रेशर 40, और प्योर ब्लड के अंदर, क्योंकि टिश्यू के अंदर इम्प्योर ब्लड है, उसके अंदर प्योर ब्लड जाएगा भी जाएगा, जो ऑक्सीजन है वो अब जाएगी, तो जो टिश्यू है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है 40 mm ऑफ Hg, और प्योर ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का दाब है वो कितना है 95 mm ऑफ Hg। तो फ्रेंड्स ये जो गैस है वो इधर की ओर मूव कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 95 है, तो ये टिश्यू के अंदर मूव कर जाएगी। अब फ्रेंड्स टिश्यू के अंदर CO2 का दाब कितना है 45 mm ऑफ Hg, और यहाँ पे हम देखें तो प्योर ब्लड में CO2 का दाब कितना है 40, तो ये CO2 45 से 40 की ओर मूव कर जाएगी। इस प्रकार फ्रेंड्स ये एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो होता रहता है, और वो सारा डिपेंड करता है इस पार्शियल प्रेशर पे। इसके अलावा फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं अब एक्सपोर्ट, जो गैसेज जो है उनका एक्सपोर्टेशन या फिर प्रवाह कैसे होता है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सिर्फ एक बात ध्यान रखें, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है उस स्थान से गैस कम पार्शियल प्रेशर वाले स्थान की ओर मूव करती है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था ऑक्सीजन का, इसलिए अंदर की ओर आई, और टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर कम था ऑक्सीजन का, इसलिए टिश्यू के अंदर प्रवेश कर गई। अब टिश्यू से बाहर निकलना है CO2 को, तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा और CO2 जो है बाहर की ओर निकल जाएगी, क्योंकि बाहर कम है। तो फिर ये पार्शियल प्रेशर कम ज़्यादा होते रहते हैं, और जो गैसेज होती है वो अंदर बाहर करती रहती है। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब हम फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, मतलब कि गैसेज जो है जैसे कि ब्लड के अंदर आ गई, हमने सांस ली, लंग्स के अंदर आई, एल्वोलाई के अंदर आई, एल्वोलाई से जो है ब्लड के अंदर गैसेज आई, ऑक्सीजन गैस हमारे ब्लड के अंदर आई है। अब ये ब्लड से टिश्यू के अंदर जाएगी, तो कोई इसको पकड़ के पहुंचाने वाला तो होगा ना, कोई इसका वाहन होगा, कोई मतलब कोई टैक्सी होगी जिसके अंदर ये बैठ के जाएगा वहाँ तक। तो वो फ्रेंड्स वो टैक्सी है हीमोग्लोबिन। तो फ्रेंड्स जो ये ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन पे बैठ के जो है टिश्यूज़ तक जाती है, वहाँ पे हीमोग्लोबिन इसे छोड़ देता है और फिर ये चली जाती है अपने घर यानी कि टिश्यू के अंदर। टिश्यू से ये सेल के अंदर जाती है और सेल पे वहाँ पे फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, वहाँ पे CO2 बनती है। वो CO2 बाहर आती है, वो भी एक टैक्सी के अंदर बैठती है और वापस लंग्स तक आती है। लंग्स से मतलब ये एल्वोलाई से होते हुए शरीर से हमारे बाहर निकल जाती है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस है। अब हमें इसे साइंटिफिकली मतलब बायोलॉजिकली पढ़ना है कि आखिर कैसे होता है। तो मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स जो ऑक्सीजन होती है वो उसका जो 97% ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। और केवल जो 3% है वो ब्लड के अंदर गुलित अवस्था में, यानी कि ब्लड के अंदर सॉल्व हो जाती है, ये सॉल्यूशन मतलब डिज़ोल्व हो जाती है ये ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर, और उसके बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो दो प्रकार से होता है। एंड 97% भाग इस ऑक्सीजन का जो हमारे शरीर के अंदर आती है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है। अब फ्रेंड्स जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक्चुअल में एक पोरफायरिन रिंग होती है, एक्चुअल में आयरन पोरफायरिन रिंग होती है, ठीक है, आयरन पोरफायरिन रिंग होती है। ये Fe+2 और जो हीम प्रोटीन होता है उसके द्वारा बनती है। अब आयरन जो होता है उसको पकड़ने की मतलब आयरन और हीम प्रोटीन से मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन। और ये एक हीमोग्लोबिन होता है ना फ्रेंड्स,
ये चार मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, यानी कि टोटल एटम कितने हो गए ऑक्सीजन के? 8। तो 8 एटम जो ऑक्सीजन है वो पकड़ सकता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन बता दूं, जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितने 4 एटम ऑक्सीजन के पकड़ सकता है फ्रेंड्स। तो ये फाइनल इसका रिजल्ट जो क्या आएगा Hb4O8। तो ये कुछ एक इसका फॉर्मूला बनता है। ये 97% भाग इस प्रकार जाता है। अब ये फ्रेंड्स होता क्या है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो हीमोग्लोबिन है, क्या उसका ऑक्सीडाइजेशन हुआ है? तो नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडाइजेशन की क्रिया नहीं होती। यहाँ पे जो क्रिया होती है हम उसे बोलते हैं ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन की क्रिया नहीं होती, यहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती, यहाँ पे होती है ऑक्सीजनेशन की क्रिया। फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन को कुछ विषैली गैसेज जैसे कि ओजोन जो होती है O3 वो ऑक्सीकृत या फिर ऑक्सीडाइज्ड कर देती है, और उस चीज़ को हम बोलते हैं मैथ हीमोग्लोबिन। उस चीज़ को हम बोलते हैं मैथ हीमोग्लोबिन। ये अलग चीज़ हो गई। हमें बात करनी है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, और ये अणु जो हमारा बना है ये क्या बना है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है। अब फ्रेंड्स ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की जो उसकी कैपेसिटी है वो CO2 की अपेक्षा कम होती है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की कैपेसिटी किसकी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। उसके बाद होती है CO2 की, और उसके बाद होती है फ्रेंड्स ऑक्सीजन की। ये चार्ट आप याद रख सकते हो, ये आपके काम आएगा। ये कैपेसिटी है ऑक्सीजन की, CO2 की और कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की। सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ सकता है। अब फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है, और इसलिए बोला जाता है, बचपन में हम क्वेश्चन भी पढ़ते थे ऐसे कि कमरे में सिगड़ी जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और उसकी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होती है, और उस कारण ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ पाता और हमारा दम घुटने लगता है, और CO की कार्बन मोनोऑक्साइड की कोई जो गंध है वो भी नहीं होती, कोई स्मेल भी नहीं होती। उस कारण व्यक्ति के अंदर वो चली जाती है, हीमोग्लोबिन जुड़ नहीं पाता, उसका दम घुटने लगता है और जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बात हुई एक कि इसकी जुड़ने की कैपेसिटी। अब हम दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं। पहली बात होगी उसकी जुड़ने की कैपेसिटी। दूसरी बात मैं कर लेता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना ज़्यादा होगा ना, उसकी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, दो बात होगी। तीसरी बात कर लेते हैं कि CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा ना, तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, क्योंकि वरना ये जुड़ जाएगी। चौथी बात मैं कर लेता हूँ हीमोग्लोबिन की। चौथी बात कर लेता हूँ हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के जुड़ने की कि एसिडिक नेचर कितना है। तो फ्रेंड्स एसिडिक नेचर जितना कम होगा ना, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के जुड़ने की क्षमता उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो जैसे CO2 है, CO2 की मात्रा बढ़ेगी, CO2 एसिडिक नेचर की होती है। CO2 जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, एसिडिक नेचर उतनी ज़्यादा बढ़ेगा, और ऑक्सीजन के जुड़ने की जो प्रवृत्ति है हीमोग्लोबिन के साथ वो कम होती जाएगी। इसके अलावा पांचवी बात मैं कर लेता हूँ टेम्परेचर की। तो फ्रेंड्स टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की जुड़ने की क्षमता उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये समानुपाती होता है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के, मतलब प्रोपोर्शनल होता है। ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये भी प्रोपोर्शनल होता है। ये जितना ज़्यादा होगा, मतलब pH जितनी ज़्यादा होगी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की, और ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चार फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स। पार्शियल ऑफ प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा जुड़ेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होगा
तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कम जुड़ेगा। पीएच जितना ज़्यादा होगा हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन उतना ही जुड़ेगा, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा हीमोग्लोबिन के साथ कम जुड़ेगा। तो ये फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की जो है क्षमता होगी। आप इसका जो है वो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इतनी सी हमारे पास जगह है वहाँ पे, या पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको फटाफट मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ लेते हैं सिग्मॉइड कर्व या फिर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। फ्रेंड्स जो सिग्मॉइड कर्व या फिर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, उसका ये वाला जो पार्ट है वो ऑक्सीजन की जो है संतृप्तता उसको बताता है, या फिर हीमोग्लोबिन के साथ कितना वो जुड़ा है वो बताता है। और ये यहाँ पे बताता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स ये कर्व जो है फ्रेंड्स एक सिग्मॉइड आकार का आता है। अब ये कर्व फ्रेंड्स एक तो जुड़ सकता है, लेफ्ट साइड खिसक सकता है जैसे कि यहाँ पे खिसक रहा है, और उसके बाद आपको खिसकता दिखाई दे रहा है राइट साइड की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये लेफ्ट साइड की ओर क्यों खिसकता है एंड लेफ्ट साइड की ओर कब खिसकता है और राइट साइड की ओर कब खिसकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था कि PO2 जितना ज़्यादा होगा ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना ज़्यादा होगा तो उसकी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो ये इस ओर खिसकेगा, पहला। दूसरा PCO2 जितना ज़्यादा होगा तो ये राइट साइड की ओर खिसकेगा, क्योंकि ये PCO2 ज़्यादा होने के कारण हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ पाएगा, और ये सिग्मॉइड कर्व है जो राइट साइड की ओर खिसक जाएगा। आप ये चीज़ ध्यान रखो कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कम जुड़ता है ना तो ये राइट साइड की ओर खिसकता है, और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा जुड़ता है तो ये लेफ्ट साइड की ओर खिसकता है। ठीक है, दो चीज़ें हमने देख ली। तीसरी चीज़ मैं बात करता हूँ जो एसिडिक नेचर है उसका। तो जो एसिडिक नेचर है जितना ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की क्षमता ज़्यादा होगी, ये लेफ़्ट साइड की ओर खिसकेगा। और H+ आयन की बात करूँ ज़्यादा, तो H+ आयन जितने कम होंगे तो उतनी ही एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी। सॉरी, pH की बात करता हूँ, एसिडिक नेचर तो कम ही होना चाहिए। एसिडिक नेचर जितना कम होगा ना, pH उतनी ज़्यादा होगी, और pH जितनी ज़्यादा होगी वो हीमोग्लोबिन के साथ उतना ही जुड़ेगा। तो हमें pH कितनी चाहिए, pH क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, और pH ज़्यादा होने के लिए एसिडिक नेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, और कोई बात रह गई है क्या? ये सारा हो गया, एसिडिक नेचर, PCO2, PO2, ये कंप्लीट चीज़ हो गई। तो अब हमें पढ़ना है फ्रेंड्स, ये तो ऑक्सीजन घुल गया, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पे बैठ गया है, और अब ये बैठ के जाएगा कहाँ पे, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की कैपेसिटी कहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, आप ये बताओ मुझे। तो ये तब ज़्यादा होनी चाहिए जब ये एल्वोलाई की जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर आ रही हो, उस वक्त हीमोग्लोबिन के साथ उसका जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ये टिश्यू की तरफ जाएगा ना, तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से टूटना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग होगा ना, तभी तो टिश्यू के अंदर जा पाएगा। तो वहाँ पे टिश्यू के अंदर जाने के लिए सिग्मॉइड कर्व का आगे की ओर खिसकना ज़रूरी है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होना ज़रूरी है, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना ज़रूरी है, एसिडिक नेचर ज़्यादा होनी ज़रूरी है। तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होनी ज़रूरी है, और जो है pH जो है वो कम होना ज़रूरी है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से अलग कर देगा, और ऑक्सीजन है वो जो टिश्यू है उनके अंदर प्रवेश कर जाएगी। अब वहाँ पे फ्रेंड्स टिश्यू है, टिश्यू के साथ जुड़ेगी, और टिश्यू के साथ जुड़कर ऑक्सीजन क्रिया करेगी, रेस्पिरेशन करेगी, वहाँ पे बनाएगी CO2 बाहर आएगी। और जो CO2 का जो फ्रेंड्स है ट्रांसपोर्टेशन है वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि फ्रेंड्स बड़ा टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको एकदम डीप में समझा सकूँ। और मेरे ख्याल से जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन है वो उसके लिए एक अलग पूरी वीडियो लगेगी। और उसके अलावा मैं फ्रेंड्स
आपको ये जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरा पढ़ा दूंगा अगली वीडियो के अंदर। और आप इस वीडियो को फ्रेंड्स शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा समझने वाला टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेशन। इससे पहले रेस्पिरेशन के जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे, जो लंग्स के बाकी सारे, तो वो फ्रेंड्स रटने के थे, याद करने के थे, लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो समझने का है। और आप जो है इस वीडियो को बार बार देखें और अगली वीडियो जो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो वहाँ पे है CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। और इसके अलावा उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा नर्वस कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये 2 टॉपिक हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।